अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में हम आपको 12th क्लास उर्दू नस्र जिसके मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, उनका मौजू है उर्दू शायरी के 5 दौर। देखिए बच्चों, पहले हम आपको मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से आपको तारुफ़ कराएंगे कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी वफ़ात हुई, उनका नाम क्या था। देखिए बच्चों, इनका असल नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन था। तखल्लुस इनका आज़ाद था। इनका पूरा नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। पूरा नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद था। पैदाइश इनकी 1823 ईस्वी। पैदाइश 1832 ईस्वी। मुकाम दिल्ली में हुई थी। वफ़ात इनकी 1910 ईस्वी। ईस्वी मुकाम लाहौर में हुई थी। इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला था। शम्सुल उलमा का खिताब इनको 1887 ईस्वी में मिला था। 1887 ईस्वी में। अब देखिए बच्चों, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक बेमिसल इंसान, परदाज़, नक्काद, तमसील निगार, खाका निगार और सीरत निगार हैं। आज़ाद एक बुलंद पाया शायर और एक हमाहगीर शख्सियत के मालिक भी हैं। उर्दू अदब की सबसे पहली तारीख़
आबे हयात आप ही के कलम की मरहूने मिन्नत है। हम आबे हयात के ज़रिए आज़ाद को एक नक्काद, शायर, सवाने निगार, बेमिसल इंसा परदाज और तारीख गो की हैसियत से देख सकते हैं। इसी तरह दरबार अकबरी उनकी तारीख गोई का बेहतरीन नमूना और सबूत है। सुखनदान पारिस इल्मुन निशा की एक नुमाइंदा तसनीफ़ है। नेरंग ख़याल में तमसीली अफसाने हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1832 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। उनके वालिद मोहम्मद बाकर उर्दू अखबार नवेसी के बानियों में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1827 ईस्वी में उर्दू अखबार दिल्ली से निकाला था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तालीम दिल्ली कॉलेज में पाई, जहां डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना ज़काउल्लाह और प्यारे लाल आशूक उनके हम तालीम थे, उनके दोस्त थे। शायरी में ज़ौक़ के शागिर्द थे, जो उनके वालिद के गहरे दोस्त थे। 1857 के गदर ने आज़ाद को भी दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। घूमते घूमते लाहौर पहुँचे। सर रिश्ते तालीम में 15 रुपये माहाना पर मुलाजिम हो गए। बहुत जल्द उनकी काबिलियत की शोहरत हो गई और पूरे सूबे में उनकी शोहरत हुई। गवर्नमेंट ने उनसे कई रीडरें लिखवाईं। अतालिक पंजाब और पंजाब मैगजीन्स के एडिटर भी रहे। आखिर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी व फ़ारसी के प्रोफेसर भी हो गए थे। उन्होंने दोबारा ईरान का सफ़र किया। 1887 ईस्वी में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। इंतकाल से 20 वर्ष पहले उन पर आसार जुनून तारी होने लगे। अदबी काम उनसे बिल्कुल छूट गया था। उसी हालत में 1910 में उनका इंतकाल हो गया। आज़ाद मुसन्निफ़ीन में से हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की बहुत खिदमत की। उनका शाहकार आबे हयात है, जो उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़ और शोरा, उर्दू के हालात और तज़किरा, नमूने कलाम, मुशायरों और अदबी महफ़िलों, बयान और उन पर नाक़दाना नज़र है। आबे हयात में मौलाना आज़ाद की इंशा परदाज़ी अल्फाज की तिलशमबंदी अपना सानी नहीं रखती। पहले बुजुर्ग गिरदपेश के बागों का पत्ता काम में ला चुके थे, अब नए फूल कहाँ से लाते। आगे जाने की सड़क न थी और सड़क निकालने के लिए सामान न थे। नाचार उसी तरह उस्तादी का नक्कारा बजाया और हमअसरों दोस्तों में ताज इफ्तिखार पाया। आज़ाद एक अच्छे मौर्रिख भी हैं, तारीख़ लिखने वाले भी हैं। दरबार अकबरी इस बात की दलील है, जिसमें शहंशाह अकबर के अहद की मुकम्मल तारीख़ बड़े ही अदबी पैराए में बयान की गई है। तर्ज तहरीर
इतना दिलकश है कि तारीख से ज़्यादा उसमें नावल का लुत्फ़ आता है। आज़ाद की तर्ज तहरीर बला की सूखी रंगीनी, सादगी और पुरकारी है। इबारत में सादगी और बेतकल्लुफ़ी से एक हुस्न पैदा हो जाता है। उनके कलम के जादू का हाल ये है कि गुज़रे हुए वाक़यात आँखों के सामने यूँ आते हैं जैसे सिनेमा के पर्दे पर बोलती और चलती फिरते तस्वीरें। जज्बात की खाका निगारी पर तो उन्हें ख़ास कुदरत हासिल है। तशबीह इस्तिआरात तो कसरत से इस्तेमाल में, मगर फिर भी उनकी तहरीरों में पानी की सी रवानी है। आज़ाद कहीं कहीं जानिबदारी और असूबियत से काम भी लेते नज़र आते हैं। जज्बात की ज़िद में सदाकत से चश्मपोशी कर जाते हैं। आबे हयात में ज़ौक़ का हाल तारीफ़ और मीर परबे जा तंज़िया वार और बुराइयाँ और ख़ामियाँ ही पेश करना नाइंसाफ़ी है। इसके साथ ही साथ दरबार अकबरी में मुल्ला अब्दुल कादिर का ज़िक्र हुजू की नारवा मिसाल है। सही मानों में अदीब आज़ाद एक अदीब भी थे और रहती दुनिया तक उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने आपको मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से तारुफ़ कराया। अब हम आपको मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़मूर उर्दू शायरी के 5 दौर पर तबसरा करेंगे। उसका खुलासा हम आपको बताएंगे। खुलासा है उर्दू शायरी के पहले दौर का खुलासा देखिए। पहले दौर में उर्दू नज़्म की इब्तिदा हुई, जिससे शायरी वजूद में आई, जिसका चर्चा घर घर होने लगा। उस ज़माने की शायरी में ज़्यादातर इश्किया मज़ामीन नज़्म किए जाते थे। शरफ़ा और अमरा के यहाँ मुशायरों का इनअक़ाद होता था, जहाँ हर किस्म के लोग शरीक होते थे, शामिल होते थे। उस दौर के शोरा में वली दक्नी का एक ख़ास मुकाम था। वो उस वक्त के पहले साहब दीवान शायर थे। वली के बाद दिल्ली में भी सैकड़ों साहिबे दीवान शायर हुए। उन शायरों के कलाम में तकल्लुफ़ से हटकर वो कुछ होता था जो अपनी आँखों से देखते थे। वो दूर दूर की तस्बीहात और इस्तिआरात से परहेज़ करते थे। इसलिए उन शोरा के कलाम में सादगी, रवानी और बेतकल्लुफ़ी भी नज़र आती है। अब देखिए बच्चों, दूसरे दौर की शायरी। दूसरे दौर में दाखिल होते होते ज़ुबान में कुदरती हुस्न शामिल होता गया। इस दौर में शायरी में फसाहत और बलागत पैदा होती गई। यह कुदरती हुस्न एक खुदादाद सलाहियत है, जिससे तशना और बनावट का कोई वास्ता नहीं है। इसी वजह से शायरी में कुदरती अंसर शामिल हो जाता है। उस खूबी का वस्फ ये है कि शायर के दिल में जो कुछ होता है उसको जूं का तुम बयान कर देते हैं। वो ख्याली रंगों में गुम नहीं होते,
उनकी ज़ुबान तोते और बुलबुल की तरह साफ और कुदरती अलहान से भरपूर होती है। देखिए बच्चों, अब हम आपको उर्दू शायरी के तीसरे दौर का खुलासा बताएंगे। इस दौर की शायरी में फसाहत और बलागत कूट कूट कर भरी है। जो ज़बान किसी ज़माने में अधकचरी थी, इस दौर के शोरा ने उसे कुदूरतों और लघुवियातों से साफ किया और उसका कोई काफ़ी हद तक सहल और हसीन बना दिया। यही वो दौर है जिसे हम उर्दू शायरी की रूह कह सकते हैं। तीसरे दौर को हम उर्दू शायरी की रूह कह सकते हैं। इस दौर के शोरा में सौदा मीर और ख्वाजा मीर दर्द का ज़ुबान को निखारने में उनका अहम मुकाम है। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि हर 60 साल के बाद ज़ुबान में कुछ फ़र्क वाज़ेह होता है। तीसरे दौर के शोरा को फ़न उर्दू की इमारत का मुअम्मार तामीर करने वाला कहा जाता है। बहुत से पुराने अल्फाज को तर्क करके फ़ारसी की नई तरकीबों को अपनाया, जिनसे उनके कलाम में शीरीनी पैदा हो गई। फिर भी उनके कलाम में बहुत सी बातें ऐसी थीं जो अब नहीं हैं। अब देखिए बच्चों, हम आपको उर्दू शायरी के तीसरे दौर का खुलासा बताएंगे। चौथे दौर का खुलासा बताएंगे। चौथा दौर सैयद इंसाफ मुसफ़ी, जुरात और मीर गुलाम हसन का दौर था। ये शोरा सूखी और जिंदा दिली के लिए मशहूर हैं, मगर उनका दायरा फ़िक्र पुरानी शायरी तक ही महदूद है, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी को बहुत कुछ दिया, मगर ज़ुबान की तरक्की के नाम पर कभी भी कदम आगे न बढ़ाए। इस दौर में रंगीन के यहाँ कुछ नए ख़यालात देखने को मिलते हैं। इस दौर में बहुत सी ज़ुबानों को मतरूक करार दिया गया है और उनकी जगह नई इस्तिलाहों का इस्तेमाल किया गया है। सैयद इंशाह और जुरात ने बहुत सी रवायती बातों को नज़रअंदाज करके अपने कलाम का अंदाज जुदा रखा है। देखिए बच्चों, हम अब आपको उर्दू शायरी का 5वां दौर की दौर का खुलासा बताएंगे। इस दौर में 2 तरह के शोरा नज़र आते हैं। एक वो जिन्होंने शायरी की रवायती अंदाज को अपनाया, दूसरे वो जिन्होंने नई फ़िक्र और जज्बात और जिद्दत ख़यालात से काम लिया और उर्दू शायरी को ऐसा मोड़ दिया जिससे उनका कलाम मकबूल और पुरअसर होता गया। उन बुज़ुर्गों की नाज व ख़याली में कोई शक नहीं। उन्होंने अपने कमाल फन से शायराना मोड़ को किस हद तक संवारने की कोशिश की, मगर उस कोशिश के चलते पहले दौर की सादगी और लताफत कम होती गई और शायरी सादगी और कुदरती लताफत के बरक्स महज फ़नी कुर्बतों का शिकार होकर रह गई।
जदीद शोरा में अफसर, हफीज़, मिजाज, एहसान, दानिश, फ़िराक, फ़ना, जोश, फैज़ अहमद फैज़, आलम फ़तहपुरी, सरदार जाफ़री वगैरह मौजूद हैं। उर्दू शायरी का यह दौर उर्दू अदब में एक तरफ आज़ादी का इल्म बरदार है, दूसरी तरफ दुश्वारियों का ज़माना है। उर्दू ज़ुबान इस वक्त नशीब व फराज से गुज़र रही है। बड़ा सब्र आज़मा और कुर्बानियों का दौर है। फिर भी जदीद शोरा जिनका वसूं और हिम्मतों से सबके काफ़िले को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे यही उम्मीदें वाबस्ता हैं। उर्दू शायरी में मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक और कामयाब है। देखिए बच्चों, अब हमने आपको उर्दू शायरी के 5 दौर का खुलासा बता दिए कि उसमें कौन कौन से शोरा ने उर्दू शायरी के तरक्की और इर्तिका में अपना अहम मुकाम हासिल किया और किन शायरों ने उर्दू शायरी की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। देखिए बच्चों, अब आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम आपसे दूसरे मौजू पर तबसरा करेंगे। खुदा हाफिज़।